एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अकाउंटिंग गुरु में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनकम अंडर द हेड ऑफ द सैलरी, जिसमें हम सेक्शन 15, 16 और 17 को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो देखो एक चीज़ जानो, अभी तक जो जो आप लोगों ने पढ़ा, इससे पहले के जितने भी प्रीवियस आपके चैप्टर हैं, चाहे वो हाउ टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी हो, जिसमें आप लोगों ने स्लैब रेट के बारे में समझा था कि अगर किसी व्यक्ति की एज 60 साल से कम है तो आप उस पर 2.5 लाख का छूट दोगे। 60 से 80 के बीच में है तो छूट क्या रहेगा आपका, बताएंगे ज़रा जल्दी से, क्या रहेगा? 3 लाख रुपए का रहेगा। और अगर उसकी एज आपकी 80 से अबव है तो वो छूट आपकी क्या हो जाएगी, 5 लाख रुपए तक हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते आ रहे हैं। साथ ही साथ हमने आपको एग्रीकल्चर इनकम के बारे में भी बताया कि किसको हम एग्रीकल्चर मानेंगे और किसको हम नॉन एग्रीकल्चर मानेंगे। तो देखा जाए ये हमारा पहला फेज़ क्या होने जा रहा है, स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आप इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जब भी आप इनकम टैक्स के ग्रॉस इनकम की बात करते हैं या ग्रॉस टोटल इनकम की बात करते हैं तो आपके सामने यही 5 हेड आएंगे। पहला आपका क्या आएगा, सैलरी आएगा, नोट करते रहिएगा साथ ही साथ। दूसरा आपका क्या आएगा, हाउस प्रॉपर्टी आएगा। तीसरा आपका क्या आएगा, प्रॉफिट गेन बिजनेस प्रोफेशन, प्रॉफिट गेन बिजनेस प्रोफेशन। और देन उसके बाद आपका कैपिटल गेन आएगा। और चौथा आपका क्या आएगा, अदर सोर्स आएगा। तो जब आप इन पांचों को जोड़ लेते हैं, जब आप इन पांचों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, तो उसके बाद ही आपका जो बैलेंस आता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्रॉस इनकम कहते हैं। तो ग्रॉस इनकम को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप ये नहीं कह सकते कि खाली सर हम सैलरी को जोड़ लिए और हमारी ग्रॉस इनकम आ गई ना, ऐसा नहीं होगा भाई। ग्रॉस इनकम को कैलकुलेट करने के लिए आपको इन पांचों हेड को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। पहला क्या है, एक बार बोलिए, सैलरी। दूसरा क्या है, हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा क्या है, प्रॉफिट गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन। फिर अगला क्या है, कैपिटल गेन। और फिर लास्ट क्या है आपका, अदर सोर्स। अब सवाल ये आता है कि सर एक बात बताओ, क्या हर व्यक्ति की पांचों तरीके से इनकम आ सकती है? तो इसका आंसर है नहीं। ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति पांचों तरीके की इनकम कमाए, ठीक है, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो कमा ना सके। भाई कमाते हैं लोग, नौकरी भी करते हैं, किराया किराया भी कमरे पे दे रखा है, घर पे दुकान भी चला रखी है। चला रखी है कि नहीं चला रखी, चला रखी है। ज़मीन वमीन भी बेच रहे हैं साथ ही साथ में। और बीच बीच में लॉटरी वॉटरी भी, ड्रीम 11 जैसे आजकल बहुत चल रहा है, इस पर भी पैसा कमा रहे हैं। तो पांचों हेड से इनकम को क्या किया जा सकता है, जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। और जब आप इन पांचों हेड को जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, ग्रॉस इनकम निकल कर आ जाएगा। और इसी कड़ी में हम सबसे पहला पार्ट आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, इनकम अंडर हेड ऑफ द सैलरी। तो लिखिए ज़रा जल्दी से, इनकम अंडर द हेड ऑफ द सैलरी। और साथ ही साथ ये ज़रा नोट करिएगा, सेक्शन 15, 16 एंड 17, सेक्शन 15, 16 एंड 17। जब हम सैलरी की बात करेंगे बेटा, तो सैलरी में यही आपके 3 सेक्शन हैं जो इस पूरे चैप्टर को ही क्या करते हैं, पूरा डिसाइड करते हैं कि भाई क्या क्या इसमें कवर करना है और क्या क्या इसमें छोड़ना है। जैसे अगर हम 15 की बात करें तो 15 आपका बेसिक सैलरी के बारे में बताता है। अभी धीरे धीरे आपको आगे के चैप्टर्स के बारे में हम बताते रहेंगे। ये आपका बेसिक अमाउंट्स के बारे में बताता है कि कहाँ कहाँ से हमको पैसा मिलता है। अगर हम 16 की बात करें तो ये डिडक्शन के बारे में बताता है। और 17 की बात करें तो ये आपको बताता है कि हम रिटर्न उटर्न कैसे फाइल करेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि सैलरी में कितने सेक्शन कवर होते हैं, तो आप सीधा सीधा आंसर दीजिएगा कि सेक्शन 15, सेक्शन 16 और सेक्शन 17। जब आप सेक्शन से आंसर देंगे तो आपका जो वैल्यू है बोलने का, वो ज़्यादा कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे, एक पॉइंट लिखिए, इन दिस चैप्टर, लिखिए फटाफट,
In this chapter, following topic to be cover. In this chapter, following topic to be cover. In this chapter, following topic to be cover. इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक कवर हैं और हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इसी के बारे में यहाँ पे क्या किया गया है, लिखा गया है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या देखना है भाई, सबसे पहले हमको देखना है कि सर सैलरी क्या होती है, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चंस आए हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन आए हैं कि भैया सैलरी का आप अर्थ बता दो। और साथ ही साथ दूसरा पॉइंट देखिए क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट रूल रिगार्डिंग द सैलरी। यानी अगर हम सैलरी को समझ लिए तो सैलरी को समझने के साथ साथ हमको रूल को भी क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कौन कौन सा वो रूल है जो कि सैलरी को सैलरी में कंसीडर करने के लिए किया जाता है। तो दूसरा पॉइंट क्या है आपका, इंपॉर्टेंट रूल रिगार्डिंग द सैलरी। देन उसके बाद अगला क्या है आपका, कंप्यूटेशन ऑफ द सैलरी। तो कंप्यूटेशन ऑफ अ सैलरी का मतलब क्या है आपका कि सैलरी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नोट करते रहिएगा, साथ ही साथ फटाफट नोट करते रहेंगे। दूसरा क्या है हमारा, कंप्यूटेशन ऑफ द सैलरी। तीसरा पॉइंट है हमारा कि इन आइटम विच आर नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द सैलरी। देखो एक चीज़ जानो, कौन कौन सा आइटम टैक्सेबल है सैलरी में, ये जानना जितना आवश्यक है उससे ज़्यादा आवश्यक ये है कि कौन कौन सा आइटम टैक्सेबल नहीं है सैलरी में। ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस जब आप लगाओगे तो उसमें 10 पॉइंट दिया है। अब 10 पॉइंट में से क्या पता 4 पॉइंट शामिल ही ना हो और आप उसको शामिल करते जा रहे हो। तो जब आप शामिल करते जाओगे तो आपकी टोटल इनकम, आपका टोटल सैलरी अमाउंट नहीं आएगा। इसीलिए कहा क्या गया है कि भैया सैलरी में क्या क्या शामिल होगा ये भी जानना है और सैलरी में क्या क्या नहीं शामिल होगा ये भी हम अपन लोगों को जानना है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है कि भाई प्रोविडेंट फंड क्या होता है और इसके टाइप क्या होते हैं। नाम आप लोगों ने सुना होगा, पीएफ का नाम सुना है, पीएफ का। तो पीएफ का अगर किसी ने पूछा था फुल फॉर्म तो उस समय दिमाग में नहीं आया होगा, लेकिन अब आएगा, क्योंकि पीएफ का फुल फॉर्म होता है प्रोविडेंट फंड। फिर अगला क्या है कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है, इसको हिंदी में हम लोग बेटा भविष्य निधि कहते हैं। क्या कहते हैं, थोड़ा बोलेंगे, क्या कहते हैं, भविष्य निधि कहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगला क्या है, मीनिंग ऑफ द अलाउंसेस एंड टाइप्स ऑफ द अलाउंसेस। अलाउंसेस को हम लोग हिंदी में भत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, भत्ता कहते हैं। यानी भत्ता क्या होता है और ये भत्ता के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगला क्या है, परक्यूजिट एंड टाइप ऑफ द परक्यूजिट। बेटा परक्यूजिट को हम लोग अनुलाभ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अनुलाभ कहते हैं। ध्यान दो, जब हम अलाउंसेस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अलाउंसेस की बात करते हैं, तो ये अलाउंसेस कैश में पे किया जाता है। ये अलाउंसेस किस में पे किया जाता है बेटा, कैश में पे किया जाता है। और जबकि उल्टा लिख दिया मैंने, ये है। ठीक है, ये अलाउंसेस किस में पे किया जाता है, कैश में पे किया जाता है। लेकिन जब हम परक्यूजिट की बात करते हैं तो परक्यूजिट में बेटा बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। क्या प्रोवाइड किया जाता है बेटा, बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। सर बेनिफिट क्या होता है, जैसे सपोज करो कि एक तरीका ये कि भैया आप ऑफिस से घर से ऑफिस आ रहे हो, तो मैंने आपको क्या दे दिया, जितना भी आप दूरी कवर करोगे उसके बदले मैं आपको पैसा दे दूँ। एक तरीका तो ये। तो जो एम्प्लॉयर के द्वारा मॉनेटरी फॉर्म में दिया जा रहा है, जो किसके द्वारा दिया जा रहा है बेटा, एम्प्लॉयर के द्वारा मॉनेटरी फॉर्म में, मॉनेटरी का मतलब पैसे के फॉर्म में दिया जा रहा है, उसी को हम कहेंगे अलाउंसेस। ठीक है, लेकिन दूसरा, किस एम्प्लॉयर ने आपके घर पे गाड़ी भेज दी, क्या भेज दी उसने, गाड़ी भेज दी, और आप उस गाड़ी में बैठ के ऑफिस आ रहे हो, तो ये आपके लिए क्या हो गया बेटा, मॉनेटरी फॉर्म हो गया या नॉन मॉनेटरी फॉर्म हो गया, क्या हो गया, नॉन मॉनेटरी फॉर्म ना। क्यों, क्योंकि वो आपको पैसा नहीं दे रहा है, इस बार आपको वो क्या दे रहा है, बेनिफिट दे रहा है। तो अगर एम्प्लॉयर आपको पैसे के थ्रू हेल्प कर रहा है तो वो आपका अलाउंसेस कहलाएगा, और अगर सर्विसेज के थ्रू वो आपकी हेल्प कर रहा है तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा, परक्यूजिट कहलाएगा, यानी अनुलाभ कहलाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया इतना। अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो अगला टॉपिक ही हमारा क्या है, डिफरेंस बिटवीन द परक्यूजिट एंड द
अलाउंसेस, डिफरेंट बिटवीन द परक्यूजिट एंड द अलाउंसेस। फिर अगला पॉइंट क्या है कि मीनिंग ऑफ द स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, ये क्या होते हैं बेटा? बेटा इनको हम विशिष्ट कर्मचारी कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट कर्मचारी कहते हैं। ये विशिष्ट कर्मचारी क्या होते हैं ज़रा देखेंगे 1 मिनट के लिए। तो अगला पॉइंट क्या है हमारा कि मीनिंग ऑफ द स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, ये विशिष्ट कर्मचारी होते हैं। देखो किसी संस्था में अगर हम कर्मचारियों की बात करें तो आपने मैनेजमेंट के रूप में पढ़ा होगा कि सर मैनेजमेंट में 3 तरीके के कर्मचारी होते हैं फॉर द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। एक जिन्हें आप कहते हो कि टॉप लेवल, एक दूसरे जिन्हें आप कहते हो कि सर ये मिडिल लेवल वाले हैं, एक तीसरे जिन्हें आप क्या कहते हो लो लेवल वाले हैं। सही है कि गलत है? तो वो मैनेजमेंट फॉर्म था जिसमें आपने कहा था कि सर एम्प्लॉय की 3 कैटेगरी होती है कि टॉप है, मिडिल है या आपका लोअर है। लेकिन इनकम टैक्स इस थ्योरी को फॉलो नहीं करता। वो कहता है कि भैया मुझे स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के बारे में बताइए। तो अब सवाल ये होता है कि सर स्पेसिफाइड कौन होते हैं और नॉन स्पेसिफाइड कौन होते हैं। तो इसके बारे में मैं 1 मिनट में आपको एक क्लियर करूँगा। हाँ, डिटेल में आपको जब ये पढ़ाऊँगा तो समझाऊँगा, ध्यान से समझिएगा। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होने के लिए आपके पास सिर्फ 2 कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 1 कि आप किसी भी कंपनी का 20% या फिर मोर शेयर क्या करो बेटा, होल्ड कर लीजिए। किसी भी कंपनी का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें आप काम कर रहे हो उसका 20% या मोर शेयर आप क्या करो, होल्ड कर लीजिए। या फिर आपकी जो सैलरी है वो 50,000 रुपये से ज़्यादा हो। आपकी जो कौन सी सैलरी हो बेटा, ग्रॉस सैलरी हो, वो आपकी क्या हो बेटा, 50,000 से ज़्यादा हो। इन दोनों कंडीशन में से अगर आपने एक कंडीशन भी फुलफिल कर ली तो आपको स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कह दिया जाएगा। और स्पेसिफाइड एम्प्लॉइयों के लिए अलग से टैक्स का सिस्टम है, वो आपको बताऊंगा जब ये चैप्टर आगे धीरे धीरे क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ हमें पढ़नी है? सबसे पहले हमें मीनिंग पढ़ना है, इंपॉर्टेंट रूल पढ़ना है, कंप्यूटेशन पढ़ना है, किस आइटम को हम टैक्सेबल नहीं करेंगे, प्रोविडेंट फंड क्या होता है, अलाउंसेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, परक्यूजिट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, और डिफरेंस बिटवीन द परक्यूजिट एंड अलाउंसेस, फिर मीनिंग ऑफ द स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, और लास्ट क्या है, प्रॉफिट इन लिन ऑफ द सैलरी। ये क्या होता है सर? कभी कभी क्या होता है कि हम आपको सैलरी नहीं देंगे लेकिन हाँ सैलरी की जगह आपको प्रॉफिट देंगे। होता है कि नहीं होता भाई? जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हैं अगर वो मोर देन 20% शेयर होल्ड कर रहे हैं, क्या होल्ड कर रहे हैं, मोर देन 20% शेयर होल्ड कर रहे हैं, तो वो अपनी सैलरी को भी अगर 1 मिनट के लिए छोड़ दें तो उससे ज़्यादा वो क्या रिसीव कर सकते हैं, प्रॉफिट रिसीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बताइए, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम लोगों को क्या करने हैं, अपने इस सेक्शन 15, सेक्शन 16 और सेक्शन 17 के चैप्टर में क्या करना है बेटा, पढ़ना है। नोट कर लिया आप लोगों ने? कर लिया? चले आगे, चलिए फिर। तो बेटा जी सबसे पहला हेडिंग दे दीजिए, मीनिंग ऑफ अ सैलरी। ये हमारी क्लास का, आज की क्लास का सबसे पहला टॉपिक है, मीनिंग ऑफ अ सैलरी। मीनिंग ऑफ अ सैलरी। आइए, तो देखो जब हम सैलरी की डेफिनेशन की बात करते हैं तो सैलरी की डेफिनेशन को हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि सैलरी शब्द होता क्या है और इसमें क्या पॉइंट हमको देखना है। देखो बेटा ध्यान से, ये आपका व्यक्ति जो कि एम्प्लॉयर है, ये आपका व्यक्ति जो कि क्या है बेटा, एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर मतलब क्या होता है भाई? आप कहोगे सर मालिक। एम्प्लॉयर मतलब क्या, मालिक। अब मालिक का ऑर्गेनाइजेशन है, मालिक का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये मत पूछना कि सर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, अरे ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे सोल हो, चाहे पार्टनर वाला हो, चाहे कंपनी वाला हो, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन।
अब यहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम है एक्स, एक व्यक्ति जिसका नाम क्या है एक्स, ये भाई साहब यहाँ पे जॉब करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, जॉब करते हैं। जब जॉब करेंगे तो सीधी सी बात है, महीने भर काम करेंगे। कब काम करेंगे बेटा, महीने भर काम करेंगे। और महीने के आखिरी में ये जो एम्प्लॉयर है इस एक्स को कुछ ना कुछ कंपनसेशन पे करेगा कि नहीं पे करेगा? हाँ या ना में जवाब दीजिए। कंपनसेशन पे करेगा कि नहीं पे करेगा? भुगतान करेगा ना बेटा। उसी कंपनसेशन को हम नाम देंगे सैलरी का, या जिसको हिंदी में नाम देते हैं वेतन। जिसे हिंदी में नाम क्या देते हैं हम? वेतन। यानी अगर सैलरी की आप बात कर रहे हो, अगर बात आप किसकी कर रहे हो, सैलरी की बात कर रहे हो, तो सैलरी में सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि establish the relation between the employer and the, बोलो मेरे साथ, between the employer and the employee। यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच का संबंध, और उसके बीच बाद में जो भुगतान किया जाएगा, जो कंपनसेशन दिया जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे? सैलरी कहेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे? सैलरी कहेंगे। अब एक सवाल आता है कि सर एक बात बताओ, क्या सैलरी और वेजेस दोनों एक जैसा है या एक ही माना जाएगा? देखो ध्यान से, जब आप फाइनेंस की बात करते थे तो फाइनेंस में आप भले कहते थे कि सैलरी सर इनडायरेक्ट होता है। सैलरी क्या होता है? इनडायरेक्ट होता था। कब बोलते थे? फाइनेंस में बोलते थे। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? और वेजेस को आप क्या बोल देते थे? डायरेक्ट बोल देते थे। इनकम टैक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात नहीं करता। इनकम टैक्स कहता है कि अगर आपने पैसा जनरेट किया है, चाहे डायरेक्टली जनरेट करो चाहे आप इनडायरेक्टली जनरेट करो, कहने का मतलब पैसा आपने कमाया है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसी वजह से फॉर द पॉइंट ऑफ इनकम टैक्स, जब हम इनकम टैक्स की बात करेंगे तो इनकम टैक्स की नज़रों में सैलरी और वेजेस दोनों क्या हैं बेटा? एक समान है। इनमें कोई भी अंतर नहीं देखा जाएगा। समझ में आ गया भैया? तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए, अगर आपसे ये कहा जाए कि अरे सर हम तो मजदूरी कर रहे हैं, हम तो 500 रुपया दिहाड़ी कमा रहे हैं, तो भैया उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आप 500 रुपया दिहाड़ी कमा रहे हो तो बेटा 500 गुणे 30 महीने भर में आप कितना कमा लोगे? आप कहोगे सर 15,000। मैंने कहा ठीक है, साल भर में बताओ, साल भर में बताओ। तो बेटा बढ़ गया अमाउंट कि नहीं बढ़ गया? तो मजदूरी कम कर रहे हो या वेतन पा रहे हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको टैक्स देना ही देना पड़ेगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो सैलरी और वेजेस दोनों क्या हैं? सेम टू सेम रहेंगे इनकम टैक्स की नज़रों में। इतना समझ में आ गया? आइए डेफिनीशन पढ़ते हैं। देखिए डेफिनीशन क्या कहती है, एक बार पढ़ेंगे ज़रा मेरे साथ। अभी मैं आपको लिखवा दूंगा, लिखिए ज़रा क्या लिखा है। कहता है सेक्शन 17, क्या कहता है? सेक्शन 17 सब सेक्शन 1, सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइडेड एज द इंक्लूसिव डेफिनीशन ऑफ द सैलरी। यानी जब हम सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 की बात करेंगे तो यहीं पे आपकी डेफिनीशन को क्या किया गया है? एक्सप्लेन किया गया है। प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 प्रोवाइड द डेफिनीशन ऑफ अ सैलरी, इतना लिख लीजिएगा। प्रोवाइड द डेफिनीशन ऑफ द सैलरी, सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 प्रोवाइड द डेफिनीशन ऑफ सैलरी। चलिए बेटा अब देखेंगे, देखो क्या लिखा है, यहाँ से पढ़ो बेटा एक बार, पढ़े? नोट कर लीजिए भैया। चलो स्टार्ट करें बेटा। चलो आओ देखो
कहता है इन अ फाइनेंशियल ईयर द अमाउंट रिसीव बाय द एम्प्लॉई फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर इन एनी फॉलोइंग फॉर्म विल बी कंसीडर इज कॉल्ड द सैलरी। मैंने भी तो यही बताया था। मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को जो भी कुछ दिया जाएगा वही आपके लिए क्या कहलाएगा? सैलरी कहलाएगा। अब सैलरी का मतलब होगा फॉर द मॉनेटरी कंसिडरेशन एंड नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, दोनों इसमें कंसिडर कर लिया जाएगा। यानी आपका नगद भुगतान भी होगा और आपको सुविधाओं का भी लाभ इसमें मिलेगा। और चाहे नगद भुगतान हो चाहे आपको सेवाएं दी जा रही हो, दोनों ही कंडीशन में उसको क्या माना जाएगा? सैलरी माना जाएगा। दोनों ही कंडीशन में बेटा उसको क्या माना जाएगा? सैलरी माना जाएगा। बताइए ये डेफिनेशन क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? चलें आगे। तो अगर किसी ने पूछा कि सेक्शन 17 में क्या डेफिनेशन है या मीनिंग ऑफ सैलरी की क्या डेफिनेशन है, 2 नंबर का सवाल आएगा आपके एग्जाम में। सीधा एक लाइन बड़े प्यार से बड़ी बड़ी हेडिंग में लिखना कि सर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ सैलरी। क्या कि सर किसी भी वित्त वर्ष में, लिख लीजिएगा, वित्त वर्ष में एम्प्लॉयर के द्वारा, एम्प्लॉयर को क्या कहेंगे हिंदी में? नियोक्ता। एम्प्लॉयर के द्वारा कर्मचारी को जो भी कुछ दिया जाता है कार्य के बदले, उसी को वेतन कहा जाता है। नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी को जो भी कुछ भुगतान किया जाता है उसे ही वेतन कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि सर एम्प्लॉयर के द्वारा क्या क्या दिया जाता है। सवाल ये भी उठता है कि सर एम्प्लॉयर के द्वारा क्या क्या दिया जाता है। तो बेटा सामने देखेंगे, इसमें कुछ पॉइंट दिया गया है। जैसे सबसे पहले आपका क्या दिया गया है? वेजेस दिया गया है। फिर क्या दिया है? एन्यूटी दिया गया है, पेंशन दिया गया है, प्रॉफिट इन लीन ऑफ सैलरी, लीव ऑफ सैलरी दिया है, वेजेस, वेजेस दो बार आ गया है, एक कट कर दीजिएगा, ग्रेजुटी दिया गया है। सर ये ग्रेजुटी क्या होता है? बेटा जब हम इसका पार्ट 2 पढ़ाएंगे, सैलरी 2 भागों में पढ़ा जाएगा, एक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम और दूसरा आफ्टर द रिटायरमेंट। मतलब जब कर्मचारी कार्य करता है, जब वो क्या करता रहता है बेटा? कार्य करता रहता है, मतलब अपनी वर्किंग लाइफ में उसको क्या क्या मिलेगा वो एक पार्ट अलग है, और अगर वो रिटायर हो गया तो उसको क्या क्या मिलेगा वो पार्ट अलग है। उसको हम लोग सेक्शन 2 कहेंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद। ये जो ग्रेजुटी आपको दिख रहा है, ये ग्रेजुटी बेटा उसी दूसरे भाग का पार्ट है। ग्रेजुटी हो गया, पेंशन हो गया, लीव इनकैशमेंट हो गया, ये सब क्या है? दूसरे सेक्शन का पार्ट है। ये हम कब पढ़ेंगे? जब हम लोग क्या कर लेंगे, ये पार्ट ख़त्म कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? कमीशन हो गया, परक्यूजिट हो गया, एडवांस सैलरी हो गया, लीव इनकैशमेंट हो गया और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो गया। यानी ये वो चीज़ें हैं जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को क्या की जाती हैं? एज अ कंपनसेशन के रूप में पे की जाती हैं। इतना समझ में आ गया बेटा? इसको भी नोट कर लीजिए, इसको भी क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला पार्ट देखा जाए। तो अगला हेडिंग लिखिए बेटा, इम्पॉर्टेंट रूल रिगार्डिंग द सैलरी। इम्पॉर्टेंट रूल रिगार्डिंग द सैलरी, ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि सैलरी को लेकर कौन कौन से रूल जानने हैं और कौन कौन से रूल पढ़ने हैं। देखो है तो कई सारे, लेकिन मैंने आपके सामने सिर्फ 5 रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि बेटा एग्ज़ाम में 2 नंबर 3 नंबर से ज़्यादा ये नहीं आता। ठीक है, आपको ये 5 पहले पढ़ लेना है और फिर उसके बाद आपको अपनी किताब ओपन कर लेनी है। ठीक है, इन हाँ फटाफट नोट करते रहेंगे। इन 5 को पढ़ने के बाद आपकी किताब में जितने भी रूल हैं 5, 6, 10, 15 उसको आपको पढ़ना है। आप लोगों को भी वो पढ़ना है। कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं आता है, नहीं समझ में आता है, तो जो नंबर आपका स्क्रीन पे बेटा चल रहा है उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर ये वाला पॉइंट हमको समझ में नहीं आया है। तो मैं उसको आपको बाद में क्या कर दूंगा, जब भी चाहे आप व्हाट्सएप कर लो चाहे आप कॉल कर लो, मैं आपको हाथों हाथ उसको बता दूंगा कि बेटा जी ये बात है, आप ऐसे समझोगे, मतलब समझा दूंगा, परेशान ना हो। ठीक है, तो चलो फिर पहला पॉइंट देखते हैं कि पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने डेफिनेशन में आपको समझाया था वही आपका पहला पॉइंट भी है। क्या कहता है? कहता है रिलेशन ऑफ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई। रिलेशन ऑफ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई, ये आपका क्या कहलाता है? सैलरी कहलाता है। यानी भैया पैसा हमको मिल रहा है, पैसा हमको क्या हो रहा है बेटा? मिल रहा है, लेकिन पैसा मिल क्यों रहा है? वैसे जैसे सपोज़ करो कि आप घर से कोचिंग की तरफ से आए हो, 1 मिनट के लिए सुनो, आपको घर से कोचिंग के लिए आए, आपकी मम्मी ने आपको 20 रुपया दे दिया कि बेटा जाओ रिक्शे से चले जाओ, या 200 रुपया दे दिया जाओ बेटा रिक्शे से चले जाओ, तो क्या कहोगे कि सर माता जी हमारी एम्प्लॉई हैं, माता जी हमारी एम्प्लॉयर हैं और हम एम्प्लॉई? आप कहोगे नहीं, वो मम्मी है हमारी। तो जो पैसा आपको मिल रहा है उसमें मिलने का रीज़न फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वो रीज़न मीन्स रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। और वो रिलेशन क्या है कि सर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए। बस 1 मिनट के लिए समझो। जैसे सपोज करो आपने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशन समझा। अब मान लीजिए ये व्यक्ति जिसका नाम है एक्स, इसका घर है, ठीक है, वाई को इसने किराए पे दे रखा है। वाई को इसने किस पे दे रखा है? किराए पे। अब वाई किसको पे कर रहा होगा? एक्स को, है ना? तो आप क्या इसको भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन कह सकते हो? नहीं, यहाँ पे जो रिलेशन होगा वो लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशन होगा, यानी मकान मालिक और किराएदार का रिलेशन होगा। और यहाँ पे जो पैसा दिया जा रहा है वो किराएदार के द्वारा दिया जा रहा है। पैसा मिल किसको रहा है? मकान मालिक को मिल रहा है ना। तो इस प्रकार की इनकम को हम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करेंगे। इस प्रकार की इनकम को हम किस में टैक्सेबल करेंगे? हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करेंगे। इसी तरीके से ये आपका व्यक्ति जिसका नाम फिर से अब मान लीजिए ए है, और ये इस बार सेलर है। ये कौन है? सेलर है। इसने सामान बेचा किसको? कस्टमर को। अब कस्टमर इसको पेमेंट कर रहा है। कस्टमर इसको क्या कर रहा है? पेमेंट कर रहा है। तो सर इनके बीच का रिलेशन क्या है? भैया इनके बीच का रिलेशन आपका सेलर और बायर का होगा ना। सेलर और किसका होगा? बायर का होगा। तो इस प्रकार की इनकम को हम प्रॉफिट, गेन, बिजनेस, प्रोफेशन में क्या करेंगे? टैक्सेबल करेंगे। समझ में आ रहा है पॉइंट? उसी तरीके से एक और भी देख लो आप। ये मान लीजिए ये हैं, इनका क्या नाम रखा जाए भाई? इनका नाम रख लो डी, और इनके पास एक ज़मीन है। इनके पास क्या है बेटा? ज़मीन है। इस ज़मीन को ये ई को बेच रहे हैं। अब इस ज़मीन के बदले ई इनको पेमेंट कर रहा है। ज़मीन के बदले ई इनको क्या कर रहा है? पेमेंट कर रहा है। तो पेमेंट किसकी तरफ से आ रहा है? सर ई की तरफ से आ रहा है। ई कौन है? सर इस बार कस्टमर बन गया। ये कौन है? सर ये सेलर बन गया। लेकिन डी कोई परमानेंट विक्रेता नहीं है, बस इसके पास एक ज़मीन थी, उसने ज़मीन बेच दी, अब इसके पास और कोई ज़मीन नहीं है।
तो इस प्रकार के रिलेशन को हम क्या कहेंगे? इस प्रकार की इनकम को आप क्या कहोगे? सर इस प्रकार की इनकम को हम कैपिटल गेन नाम देंगे। इस प्रकार की इनकम को हम क्या नाम देंगे बेटा? कैपिटल गेन नाम देंगे। एक और देख लो लास्ट बेटा, ये एम है, ये चला गया केबीसी में। कहाँ चला गया? नाम सुने हो नहीं सुने हो? केबीसी में। कौन बनेगा करोड़पति? और कौन बनेगा करोड़पति में? ये कौन? अमिताभ बच्चन। ये भाई साहब एम जीत गए और अमिताभ बच्चन इसको 2 लाख रुपया भुगतान कर दिए। अच्छा एक बात बताओ, क्या अमिताभ बार बार एम को 2-2 लाख रुपए का भुगतान करेंगे? नहीं भैया, जब जीतोगे तो देंगे, नहीं जीतोगे नहीं देंगे। लेकिन इस बार पैसा किसको मिल गया? एम को। तो ये इनको इसको किस में डाल देंगे फिर? अदर सोर्स में डाल देंगे। किस में डाल देंगे? अदर सोर्स में डाल देंगे। यानी सबसे पहला पॉइंट ये है बेटा कि सर रिलेशन होना चाहिए। किसके बीच में रिलेशन होना चाहिए? सर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए। जब आप हाउस प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो मैं वहाँ पे पहला पॉइंट यही पढ़ाऊँगा कि रिलेशन बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। समझ में आ गया बेटा? लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सैलरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट समझ में आ गया बेटा आप लोगों को। दूसरा पॉइंट देखिए, आ गया समझ में? चलिए बहुत सुंदर। दूसरा पॉइंट देखिए, कहता है सैलरी रिसीव फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर। यहाँ पे फ्रॉम, यहाँ पे मोर लिख लीजिएगा। सैलरी रिसीव फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर। सर कैसा हो सकता है? बताओ, आप लोग सोच के बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि एक कर्मचारी को चार एम्प्लॉयर भुगतान करें या 3 एम्प्लॉयर भुगतान करें? ऐसा हो सकता है क्या? आपने कहा नहीं हो सकता। आप बताओ भैया। नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बताते हैं, समझो, सुनो सुनो सुनो, बता रहे हैं। जैसे सपोज करो कि ये मिस्टर एक्स हैं, ठीक है? ये क्या है? मिस्टर एक्स हैं। ये अकाउंटिंग गुरु इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, ठीक है? 2 घंटा ये अपनी सर्विस देते हैं, 2 घंटा अपनी सर्विस देते हैं। अब 2 घंटे के लिए मैं इनको 10,000 रुपया दे देता हूँ कि भैया ठीक है, आपका 2 पीरियड है, आओ पढ़ाओ और महीने में 10,000 लेकर जाओ। लेकिन 2 घंटे के बाद ये क्या करें? खाली है ना? सर ये चले गए किसी अन्य इंस्टीट्यूट में, नाम ले लेते हैं ABC इंस्टीट्यूट में ये चले गए। ABC इंस्टीट्यूट में भी ये 3 घंटा काम कर रहे हैं, वहाँ से ये 15,000 पा रहे हैं। उसी तरीके से ये तीसरे इंस्टीट्यूट में चले गए, XYZ में चले गए। कहाँ चले गए? XYZ में। वहाँ पे ये 1 घंटा अपनी सर्विस दे रहे हैं और बदले में 5,000 पा रहे हैं। तो बेटा एक बात बताओ, अकाउंटिंग गुरु इनका एम्प्लॉयर, ABC इनका एम्प्लॉयर, XYZ इनका एम्प्लॉयर। तो एक बात बताओ, महीने में इनको 1 एम्प्लॉयर से पैसा रिसीव हुआ या 3 एम्प्लॉयर से पैसा रिसीव हुआ? 1 या 3? 3 ना? तो जो लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं, जो लोग क्या करते हैं? पार्ट टाइम जॉब करते हैं, वो अन्य जगहों पे भी क्या कर सकते हैं? 2 घंटा यहाँ काम किया, 2 घंटा वहाँ क्या काम किया, 2 घंटा वहाँ काम किया। तो भैया सैलरी तो ले रहे हैं ना, रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया। रिलेशन क्या हो गया? इस्टेब्लिश हो गया। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि सर एम्प्लॉयर कई सारे हो सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉय क्या होगा आपका? एक ही होगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया दूसरा वाला? तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है आपका? एक बार फिर से पढ़ेंगे। कहता है सैलरी रिसीव फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर। फिर तीसरा पॉइंट क्या कहता है? देखो जरा, तीसरा पॉइंट कहता है कि सैलरी रिसीव फ्रॉम द प्रेजेंट और द फॉर्मर एम्प्लॉयर। देखो प्रेजेंट का मतलब क्या है? प्रेजेंट का मतलब सीधा सीधा ये है प्रेजेंट का सीधा सीधा मतलब ये है कि भैया जहां हम इस समय कार्य कर रहे हैं वो हमारा प्रेजेंट हो गया। और फॉर्मर का मतलब क्या हो गया? कि जहां पे हम काम करके छोड़ चुके हैं।
अब वो सैलरी हमको 3 महीने के बाद दे रहा है, तो उस भाग को भी हम क्या मानेंगे, अपना सैलरी ही मानेंगे। ठीक हो गया। तो तीसरा पॉइंट आपका क्या कहता है कि सर सैलरी रिसीव फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, यानी जहाँ पे हम काम कर रहे हैं और जहाँ से हम काम छोड़ कर आ गए हैं। अब सवाल ये उठ रहा होगा कि सर जहाँ से हम काम छोड़ कर आ गए हैं वो हमको पैसा क्यों दे, वो हमको पैसा क्यों दे। अच्छा एक बात बताओ बेटा, आप लोगों ने आर्मी का नाम सुना है कभी, इंडियन आर्मी? आप कहोगे हाँ सर सुना है। इंडियन आर्मी में जो सर्विस की ईयर होता है, जो एक नॉर्मल सर्विस का पीरियड होता है, वो 15 साल का होता है। एक पर्सन जिसने 22 साल की एज में इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया, 15 साल के बाद, चलो 20 साल में ज्वाइन किया, 15 साल के बाद वो जॉब से रिटायर हो गया, यानी उसकी एज कितनी है ज़रा बताओगे मुझे, इस समय उसकी एज कितनी है? आप कहोगे सर उसकी एज 35 साल है। अच्छा एक बात बताओ, 35 साल में क्या वो बूढ़ा हो जाएगा? आंसर है नहीं। अब आफ्टर द 35 ईयर उसने बैंक में जाके जॉब कर लिया, बैंक में जाके क्या कर लिया, जॉब। अब बैंक वाले इसको पैसा दे रहे हैं, तो ये बैंक इसका हो गया प्रेजेंट एम्प्लॉयर। और जो इंडियन आर्मी में आपने सर्विस की है 15 साल, उसके बदले इन भाई साहब को पेंशन मिल रही है। इन भाई साहब को क्या मिल रही है? पेंशन। और आपने अभी अभी पढ़ा था कि सर सैलरी में पेंशन कवर होगा, सैलरी में ग्रेजुइटी कवर होगा, सैलरी में बोनस कवर होगा, सैलरी में आपका क्या कवर होगा, लीव इनकैशमेंट कवर होगा। तो बेटा एक बात बताओ, ये बन गया प्रेजेंट एम्प्लॉयर, ये हो गया फॉर्मर एम्प्लॉयर, हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ गया? तो सैलरी आपको प्रेजेंट एम्प्लॉयर से भी मिल सकता है और सैलरी आपको फॉर्मल एम्प्लॉयर से भी क्या हो सकता है, मिल सकता है। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे चलें। चलो अगला देखो, ये क्या है, टैक्स फ्री सैलरी। सर ये भी होता है क्या? हाँ होता है, टैक्स फ्री सैलरी। आप बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जहाँ पे आप जॉब करेंगे और बदले में, देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ये आपका एम्प्लॉयर, ठीक है, ये आपका क्या, एम्प्लॉयर, ये आपका क्या, एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को सैलरी पे कर रहा है, ठीक है। अच्छा सैलरी साल भर इसको रिसीव हुई, अब इस सैलरी पर इस एम्प्लॉई को टैक्स पे करना है। किसको पे टैक्स पे करना है? आप कहोगे सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स देना है। अब एक बार समझो ध्यान से, अगर एम्प्लॉयर डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स पे कर दे, फिर से समझो मैंने क्या बोला, एम्प्लॉयर डायरेक्ट किसको टैक्स पे कर दे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स पे कर दे, तो क्या एम्प्लॉय को फिर से टैक्स देना पड़ेगा? आंसर दो। आंसर है नहीं सर, क्योंकि एक बार जिस इनकम पे टैक्स लग जाता है दोबारा उस पर टैक्स लगने की गुंजाइश नहीं होती। तो इस प्रकार की सैलरी को हम टैक्स फ्री सैलरी कहेंगे। क्या क्या कहेंगे बेटा? टैक्स फ्री सैलरी कहेंगे। यानी जब एम्प्लॉई को टैक्स नहीं देना है, क्यों नहीं देना है? क्योंकि एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पर ऑलरेडी क्या दे रखा है, टैक्स दे रखा है, जिसे आप नाम देंगे टीडीएस का, जिसे आप नाम क्या देंगे, टीडीएस का। सर टीडीएस क्या होता है बेटा? इसको हम कहते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, नोट करते रहिएगा, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। कई बार आपके सामने ये टीडीएस शब्द आएगा, तो जब भी मैं टीडीएस बोलूंगा तो आप क्या कहोगे कि सर टीडीएस का मतलब क्या है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तो टैक्स फ्री सैलरी जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे ही क्या दे दे, टैक्स का भुगतान कर दे। ठीक है बेटा जी। चलो तो आपने ये वाला पॉइंट देखा, पहला समझ में आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया। अब हम बात करेंगे पांचवे की। पांचवा क्या कहता है? कहता है सैलरी एंड पेंशन रिसीव फ्रॉम द फॉरेनर गवर्नमेंट। सर ऐसा भी हो सकता है? अरे काहे नहीं हो सकता भैया। अभी जब आप लोग टैक्स लाइबिलिटी आप पढ़ रहे थे, टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एसएससीज पढ़ रहे थे, तो उसमें आपने दो पॉइंट मैंने बोला था। एक बोला था रिसीव इन इंडिया या फिर अर्न इन इंडिया, दूसरे देश। भाई एक बात बताओ, जैसे
यूट्यूब से मुझे पैसा आ रहा है, तो ये जो पैसा आ रहा है ये इंडियन गवर्नमेंट मेरे को पे कर रही है या कोई दूसरे देश की गवर्नमेंट पे कर रही है? नहीं 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 नहीं, इंडियन गवर्नमेंट नहीं दे रही है। जिस देश का यूट्यूब है, अब कहोगे सर किस देश का है? यूनाइटेड स्टेट का है, तो वहाँ की जो कंपनी है वो मेरे को पैसा दे रही है, इंडियन गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है। जब भी अगर अब मैं आपको एग्रीमेंट दिखाऊंगा यूट्यूब और जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं या जो भी यूट्यूब पे कंटेंट देते हैं, वो जब एग्रीमेंट साइन किया जाता है, एग्रीमेंट साइन का मतलब क्या है कि भाई जब आप किसी के 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर ऐसा कुछ हो जाता है तो एग्रीमेंट आता है, तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है यू आर नाउ द पार्टनर ऑफ द यूट्यूब, नाउ द पार्टनर ऑफ यूट्यूब। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशन नहीं चल रहा है, पार्टनर वाला रिलेशन चल रहा है। लेकिन ये समझने के लिए आप समझो कि जैसे सपोज करो किसी दूसरे देश की कंपनी में हम जॉब कर रहे हैं, वर्क इन होम वाला सिस्टम चल रहा है कंपनी अमेरिका की, पैसा बैठे बैठे इंडिया में मैं काम कर रहा हूँ, पैसा इंडिया में रिसीव कर रहा हूँ, तो वो भी हमारे लिए क्या माना जाएगा? टैक्सेबल सैलरी ही तो माना जाएगा। तो इसीलिए क्या लिखा है कि सैलरी एंड पेंशन रिसीव फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, वहाँ से भी अगर पैसा हमको मिल रहा है तो वो भी हमारे लिए क्या होगा? टैक्सेबल ही माना जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? समझ में आ गया? तो आपने क्या क्या पॉइंट पढ़ा एक बार देखेंगे। सबसे पहले हमने मीनिंग ऑफ सैलरी पढ़ा और दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट रूल रिगार्डिंग द सैलरी, यानी ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया है? खत्म हो गया। अब दूसरा पॉइंट हमें पढ़ना है कंप्यूटेशन ऑफ अ सैलरी, यानी सैलरी को हम कैसे कंप्यूट करते हैं। तो हेडिंग लिख लो बेटा जल्दी से, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी। हेडिंग लिखो बेटा जल्दी से, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी। देखो ज़रा, ये डायग्राम बना लीजिएगा जो आपके सामने है, ये डायग्राम बना लीजिएगा। जब हम कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी की बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा कि भाई सैलरी में आपके सेक्शन 15, 16 और 17 ये 3 सेक्शन आपके कवर होंगे। कितने सेक्शन कवर होंगे आपके? ये 3 सेक्शन कवर होंगे। जब हम 17 की बात करते हैं तो 17 बेटा आपका क्या है? मीनिंग ऑफ द सैलरी, जिसे आप सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 कहेंगे। अलाउंसेस की बात करेंगे, अभी बताऊंगा कि अलाउंसेस क्या होता है, जिसका डेफिनीशन आपको कहाँ दिया जाएगा? सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 में दिया जाएगा, रूल 2 में दिया जाएगा। देन उसके बाद परक्यूजिट की बात करते हैं, जिसके बारे में सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 में बताया गया है। और फिर तीसरा माफ़ करिएगा चौथा और आखिरी है, कहता है प्रॉफिट इन लीन ऑफ द सैलरी, जिसे आप सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 में क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो सेक्शन 17 का 17(1), 17(2), 17(3), ठीक है, जिसमें पहला क्या है? मीनिंग, अलाउंसेस, परक्यूजिट और ल्यून। क्लियर हो गया बेटा? इन सब को जब हम जोड़ेंगे, इन सब को जब हम क्या करेंगे बेटा? जोड़ेंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? ग्रॉस सैलरी निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा बाबू? ज़रा बताओ। ग्रॉस सैलरी निकल के आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है? तो इन सबको जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा? ग्रॉस सैलरी। और फिर उसके बाद इस ग्रॉस सैलरी में से हम घटाएंगे सेक्शन 16, जिसको हम कहेंगे इंटरटेनमेंट अलाउंसेस। इसे क्या कहेंगे बेटा? इंटरटेनमेंट अलाउंसेस। ये है आपका सेक्शन 16 सब सेक्शन 2। लेकिन एक मिनट सामने देखिए ज़रा, इसको नोट कर लीजिएगा। जब हम सेक्शन 16 की बात करते हैं तो सेक्शन 16 को हम 3 भागों में बांटेंगे। सेक्शन 16 को बेटा हम कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में बांटेंगे। पहला है हमारा सेक्शन 16 सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 1, जिसमें बेटा स्टैंडर्ड डिडक्शन है। जिसमें आपका क्या है बाबू? बोलो मेरे साथ, स्टैंडर्ड डिडक्शन। और ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी कितनी होगी? 50,000 रुपये होगी हर बार।
कितनी होगी? 50,000 हर बार होगी, ठीक है। उसके बाद सब सेक्शन 2 जिसे हम कहेंगे इंटरटेनमेंट, ठीक है। और ये इंटरटेनमेंट ध्यान देंगे, अगर कोई गवर्नमेंटेड एम्प्लॉय है, अगर आपका क्या है बेटा, कोई बोलिए ज़रा, गवर्नमेंटेड एम्प्लॉय है, तो उसके लिए ही हम कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? कैलकुलेट करेंगे। और अगर नॉन गवर्नमेंटेड एम्प्लॉय है, अगर क्या है बेटा, बोलिए ज़रा, नॉन गवर्नमेंटेड एम्प्लॉय है, तो बेटा उसके लिए पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, जितना भी इंटरटेनमेंट मिलेगा उसको, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंटेड एम्प्लॉय है तो कुछ रूल अलग हैं, लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंटेड एम्प्लॉय है तो रूल कुछ क्या है बेटा, अलग हैं, ठीक है। मतलब गवर्नमेंटेड हो तो आपको इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा, और अगर आप माफ़ करिएगा, अगर आप गवर्नमेंटेड हैं तो आप सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 का बेनिफिट उठाएंगे, और अगर आप नॉन गवर्नमेंटेड हैं तो पूरा का पूरा पैसा आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद सेक्शन 3 की बात करते हैं, मतलब सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 की बात करते हैं, सब सेक्शन 3 की बात करते हैं। तो बेटा ये आपके लिए एडवांस टैक्स की बात किया जा रहा है। किसकी बात किया जा रहा है? एडवांस टैक्स की बात किया जा रहा है, ठीक है। यानी अगर किसी एम्प्लॉयर ने या किसी एम्प्लॉई ने सैलरी, देखो टैक्स आप कब निकालते हो? 31 मार्च को निकालते हो। 31 मार्च से पहले ही उसने टैक्स का कुछ भुगतान कर दिया, जिसे आप एम्प्लॉयमेंट टैक्स कहेंगे। जिसे आप क्या कहोगे बेटा? एम्प्लॉयमेंट टैक्स कहेंगे। तो उस एम्प्लॉयमेंट टैक्स का जो बेनिफिट है वो आपको सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 में क्या होगा, मिलेगा। पॉइंट क्लियर हो गया? तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि सेक्शन 16 में क्या क्या कवर है, तो एक बार जल्दी से बताओ, क्या क्या बताओगे? कि सर सेक्शन 16 सब सेक्शन 1, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2, सेक्शन 16 सब सेक्शन 3। 1 में क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन है। क्या है बेटा? स्टैंडर्ड डिडक्शन, और कितने रुपए की है? 50,000 की। सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 किसके लिए है, सही बताएं तो? सिर्फ गवर्नमेंटेड एम्प्लॉय के लिए है। नॉन गवर्नमेंटेड के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 ये क्या है आपका? एडवांस टैक्स, या इसको आप एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी कहते हो। तो आप क्या कह सकते हो? एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी कह सकते हो। नोट डाउन, नोट डाउन, ठीक है। अब देखो ये रहा, ठीक। और लास्ट में जब इन सबको जोड़ोगे घटाओगे तो फिर आपका क्या आ जाएगा? इनकम अंडर द हेड ऑफ द सैलरी आ जाएगा। यानी यहाँ पे 2 बॉक्स बना है, 2 बॉक्स बनाने से पहले एक बॉक्स और बना लीजिएगा, जिसे आप क्या लिखेंगे? सेक्शन 16 सब सेक्शन 1, और ये आपका क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तो आज की क्लास में यहीं तक हम लोग कवर करते हैं। कल जब मिलेंगे तो कुछ प्रैक्टिकल हम लोग क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद फिर हम अलाउंसेस की तरफ बढ़ेंगे। समझ में आ गया बेटा? एक बार रिवाइज कर लें क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने। चलो जल्दी से 2 मिनट का रिवीजन करेंगे बस। हमने सबसे पहले पढ़ा कि भैया सैलरी क्या होती है, जिसमें आपने सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 के बारे में जाना था। एम्प्लॉयर के द्वारा कुछ भी एम्प्लॉय को दिया जाएगा वही आपका सैलरी हो जाएगा। रूल पढ़ा हमने, रिलेशन होना चाहिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। सैलरी मोर देन 1 एम्प्लॉयर से रिसीव हो सकती है। सैलरी प्रेजेंट एम्प्लॉयर और फॉर्मल एम्प्लॉयर से रिसीव हो सकती है। सैलरी टैक्स फ्री भी हो सकती है, और सैलरी आपकी फॉरेनर गवर्नमेंट से भी क्या हो सकती है? रिसीव हो सकती है। फिर कंपटीशन की बात करेंगे तो बेसिक हो जाएगा, अलाउंसेस हो जाएगा, परक्यूजिट हो जाएगा, और लीन ऑफ सैलरी हो जाएगा। इस सबको जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा बेटा? ग्रॉस सैलरी आएगा। और फिर उसके बाद हम इसमें क्या माइनस करेंगे? सेक्शन 16
फिर सबसेक्शन 1, 2 और आपका क्या 3 क्या निकल के आ जाएगा, आपका इनकम अंडर द हेड ऑफ द सैलरी निकल के आ जाएगा। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही, कल हम लोग फिर से मिलेंगे एक बार। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो तो जो नंबर आपका स्क्रीन पे चल रहा है, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। बाकी लेक्चर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय महादेव।